सबको नमस्ते भाई, सबका स्वागत, सबको राम राम। आज थर्सडे है, डेट हो गई है 23 अक्टूबर 2025 और जी। थर्सडे है तो ऑर्गेनन डे है अमित भाई, डॉक्टर दीपशिखा एंड अदर्स। और इसमें बहुत ही अच्छी बात यह है कि आज हमारा एक नया ग्रुप ऑफ एफोरिज्म चलेगा जिसमें हम्म। 210 से लेकर के 230 तक। इसमें कंटेंट है ओके। 28 पेज नंबर पे, कह रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ द सो कॉल्ड मेंटल और इमोशनल डिजीजेज। इस हम्म। इस पूरे के पूरे ग्रुप में जो मेंटल और इमोशनल डिजीजेज होते हैं उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, कैसे करना चाहिए, वो समझाएंगे हनीमैन साहब। तो एफोरिज्म 210 से हम चलेंगे, अब 210 से। ये पेज नंबर 248 पे है। इसमें कह रहे हैं कि ऑफ सॉरिक ओरिजिन are almost all those diseases that I have about termed one-sided, which appear to be more difficult to cure in consequence of this one-sidedness. All their other morbid symptoms disappearing, as it were, before the single great prominent symptom. कह रहे हैं हनीमैन साहब के ये जो सोरिक ओरिजिन के जो डिजीज हैं, सभी, लगभग सभी, जो जिनको मैंने वन साइडेड कहा था पहले, ओरिजिन है सोरा और वन साइडेड हो गए एक तरह से, उनकी बात करके चल रहे हैं। विच अपीयर टू बी मोर डिफिकल्ट टू क्योर इन कंसिक्वेंस ऑफ दिस वन साइडेडनेस। हनीमैन साहब कह रहे हैं ऐसे डिजीज वन साइडेडनेस होने के कारण, क्योर होना जिनका डिफिकल्ट टू अपीयर है, ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा मुश्किल है इनको क्योर करना इनकी वन साइडेडनेस के कारण। क्योंकि वन साइडेडनेस के कारण टोटलिटी तो बनेगी नहीं पूरी, सिंगल सिम्टम है, और जब तक टोटलिटी पूरी नहीं बनती है डिजीज की तब तक क्योर की कोई बहुत ज्यादा गारंटी नहीं होती। तो इनमें चूंकि वन साइडेडनेस होने की वजह से सिम्टम पूरे मिलते नहीं, तो हनीमैन साहब कह रहे हैं कि ये अपीयर टू मोर डिफिकल्ट टू क्योर है। कह रहे हैं ऑल देयर अदर मॉर्बिड सिम्टम्स डिसअपियरिंग एज इट वर बिफोर द सिंगल ग्रेट प्रोमिनेंट सिम्टम। जितने भी सिम्टम्स पहले थे इस डिजीज के, वो डिसअपियर हो जाते हैं एक तरह से, उससे पहले कि ये ग्रेट प्रोमिनेंट सिम्टम सामने आए। भाव ये है कि ये ग्रेट प्रोमिनेंट सिम्टम्स दूसरे जो सिम्टम्स हैं डिजीज के, उनको दबा देता है, उनको डिसअपियर सा कर देता है, और उभर के ये अपने आप में अकेला बना रहता है। इस वजह से वो वन साइडेड हुए। ऑफ दिस करेक्टर आर व्हाट आर टर्म्ड मेंटल डिजीजेज। ऑफ दिस करेक्टर आर व्हाट आर टर्म्ड मेंटल डिजीज। और इस करेक्टर के जो हैं उनको हम जिनको मेंटल डिजीज की संज्ञा देते हैं, मेंटल डिजीज की टर्म कही जाती है। कह रहे हैं दे डू नॉट हाउएवर कंस्टिट्यूट ए क्लास ऑफ डिजीज शार्पली सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर्स। जिन्हें हम ये मेंटल डिजीज कह देते हैं, इनके बारे में हनीमैन साहब कह रहे हैं हालांकि ये कोई दूसरी क्लास ऑफ डिजीज नहीं है, शार्पली सेपरेट होकर के कोई दूसरी क्लास नहीं है। सिंस इन ऑल अदर सो कॉल्ड कॉर्पोरियल डिजीजेज द कंडीशन ऑफ द डिस्पोजिशन एंड माइंड इज ऑलवेज अल्टर्ड। ये अदर क्लास इसलिए नहीं है, कोई अनोखे या अलग से इसलिए नहीं है, क्योंकि जितने भी हम कॉर्पोरियल डिजीज देखते हैं वहां भी डिस्पोजिशन और माइंड हमेशा अल्टर होता पाया गया है ना दीपशिखा, है ना अमित जी। भाई। तो जी। इसलिए जी। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरियल जब था तो माइंड एंड डिस्पोजिशन बिल्कुल नहीं था, इमोशंस बिल्कुल नहीं थे, ऐसा नहीं है। कॉर्पोरियल डिजीज के साथ साथ ये डिस्पोजिशन और माइंड हमेशा अल्टर पाया गया। लेकिन इमोशनल होने के की का वजह ये बनी कि डिस्पोजिशन और माइंड के ऊपर ज्यादा आ गया कॉर्पोरियल से हटके, इसलिए ये ज्यादा मेंटल डिजीज सा लगता है। 121 फुटनोट में क्लियर कर रहे हैं, ऑलवेज अल्टर्ड करके बात जो कह रहे हैं फुटनोट 121 में कि हाउ ऑफन फॉर इंस्टांस we do not meet with a mild soft disposition in patient who have for years been afflicted with the most painful diseases.
so that the physician feels constrained to esteem and compassionate the sufferer. कई बार अक्सर ये सर देख, हेलो, सर मैं ये पूछा था सर, इससे 2210 एफोरिज्म में हैनीमैन सर ने इसमें मेंटल डिसीज को क्या वन साइडेड डिसीज के साथ जोड़ने की कोशिश की है? ये वन साइडेड डिजीज ही होते हैं। ये जितने भी मेंटल और इमोशनल डिजीज हैं डॉक्टर श्रे, ये वो डिजीज पाए जाते हैं, अब इसमें आगे खुलासा होगा सारे ग्रुप में, या तो जो कॉर्पोरियल डिजीज बढ़ते 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 वो मेंटल की तरफ जा जाता, बॉडी से बीमारी जब डील नहीं हो पाती है तो वो मेंटल स्फीयर को पकड़ लेती है और बॉडी को थोड़ा फ्री कर देती है। ऐसा क्रोनिक केस में मिलता है। या फिर ऑल ऑफ द सडन कोई मेंटल शॉक ऐसा आया कि ये मेंटल और इमोशनल से स्टार्ट हो जाते हैं डायरेक्ट। ये दो तरह से इनकी शुरुआत पाई जाती है डॉक्टर श्रे, वन साइडेड रूप में। या तो कोई पुरानी बीमारी चलते 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 लिंगरिंग डिजीज, कहते हैं ना यार ये बहुत दिन से बीमार था, अब ये ना इसका माइंड खिसक गया, अब ये बोरा गया, अब ये पागल हो गया इतना। तो या तो फिर ये वन साइडेड ऐसे होते हैं जो क्रॉनिक लिंगरिंग मेलेडी बढ़ते बढ़ते इसको वन साइडेड में लेके जाएगी। या फिर ऑल ऑफ द सडन किसी को इमोशनल शॉक मिल गया, किसी का बेटा एक्सपायर हो गया, किसी का नियर एंड डियर चला गया, किसी का मनी लॉस हो गया बहुत ज्यादा, किसी का दिवाला निकल गया, किसी को ह्यूमिलिएट कर दिया कहीं, तो ये डायरेक्ट भी मेंटल प्लेन पे ही वन साइडेड के रूप में रह सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे बॉडी के दो पार्ट हैं जो जो किसी भी एडवर्स कंडीशन से डील करते हैं, माइंड और बॉडी दोनों मिलके जब तक कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एक डिजीज है। और यदि बॉडी पे ज्यादा आ गया, माइंड उतना नहीं सफर कर रहा, तो बॉडी के साथ भी कॉर्पोरियल वन साइडेड हो सकता है, जैसे कि कोई कैंसर वगैरह बॉडी पे होता है अनकंट्रोल्ड। या फिर बॉडी तो ठीक है लेकिन माइंड उसका नॉर्मल नहीं है, इंसैनिटी में चला गया, बॉडी में कोई और डिजीज नहीं है लेकिन पागल आदमी है, तो ये फिर मेंटल लेवल ज्यादा डील कर रहा है एडवर्स सिचुएशन को। तो जब माइंड अकेला या अकेली बॉडी जब डील करने लगती है प्रोमिनेंटली, तो ये वन साइडेड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उस दौरान या तो फिजिकल कॉर्पोरियल सिम्टम होगा अकेला, माइंड का कुछ नहीं आएगा, इमोशंस का। ऐसे केस हमारे अब याद करोगे तो आ जाएंगे आपके सामने। या फिर माइंड माइंड का बता रहा, बॉडीली फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा, माइंड के इसके परिवार वाले बता रहे हैं साहब फिजिकल कोई बात नहीं है इसके साथ, लेकिन इसके माइंड ठीक नहीं है। तो ये वन साइडेड डीलिंग है शरीर की। जब तक टू साइडेड डीलिंग होती है, माइंड और बॉडी दोनों साथ मिलकर डील करते हैं, तो वहां वो वन साइडेड नहीं होता। ऐसा है। तो कुल मिलाकर आपने बहुत अच्छी बात यहाँ क्लियर करवा दी कि ये 210 से 230 तक ये वन साइडेड डिजीज होंगे, और खास करके इनमें भी वो होंगे जिनको माइंड या इमोशनली डील कर रहा है ऑर्गेनिज्म, है ना भाई। हाँ, तो कह रहे हैं 121 फुटनोट में कि हालांकि हाउ ऑफन, कई बार, उदाहरण के तौर पर, फॉर इंस्टांस वी डू नॉट मीट विद ए माइल्ड सॉफ्ट डिस्पोजिशन इन पेशेंट हु हैव फॉर ईयर्स बीन अफ्लिक्टेड विद मोस्ट पेनफुल डिजीजेस। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर सर कि हमें अक्सर माइल्ड सॉफ्ट डिस्पोजिशन पेशेंट का नहीं मिलता, खास करके उसका जो सालों साल से सफर कर रहा है, अटैक झेल रहा है किसी मोस्ट पेनफुल डिजीज के, वो माइल्ड सॉफ्ट डिस्पोजिशन वाले अक्सर नहीं मिलते। सो दैट द फिजिशियन फील्स कंस्ट्रेन्ड टू एस्टीम एंड कंपैशनेट द सफरर, सो दैट द फिजिशियन, ताकि फिजिशियन फील कर पाए एक लाचारी, और कंस्टेंट का मतलब होता है लाचार होना या थाम के रखे अपने आप को, ऐसा कुछ। टू एस्टीम एंड कंपैशनेट टू सफरर द सफरर, भाव ये है कि वो माइल्ड मिलते नहीं, वो अग्रेसिव इरिटेबल मिलते हैं ऐसे पेशेंट, और वहां फिजिशियन जो है वो एक तरह से सहानुभूति नहीं रख पाता ऐसे पेशेंट के साथ, क्योंकि वो माइल्ड नहीं मिलते, वो इरिटेबल मिलेंगे, चिड़चिड़े मिलेंगे या गुस्सैल मिलेंगे। बट इफ द सबड्यू द डिजीज
and restore the patient to health, as is frequently done in homeopathic practice, he is often astonished and horrified at a frightful alteration in his disposition. बल्कि यह भाव उल्टा आया जो हमने बताया था। बेसिकली जो पहले फिजिशियन उसके लिए थोड़ा सहानुभूति सी दिखा रहा था, लेकिन जब वो पेशेंट ठीक हुआ, जैसा कि होम्योपैथी में रिस्टोरेशन होता ही है, तो कह रहे हैं वो फिजिशियन जो है वो बड़ा अचंभित रहता है अक्सर उस पेशेंट का एक हॉरिफाइड और फ्राइटफुल अल्ट्रेशन जो हुआ है डिस्पोजिशन में। यानी कि भाव कुछ यहाँ ऐसे मिल रहा है कि जैसे कि शेर के पैर में कांटा लग गया ना, और शेर एकदम माइल्ड हुआ बैठा है, और जब कांटा निकाल दिया तो शेर जब अपने रूप में आया, तो मतलब पहले ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि ये पेशेंट इस तरह के भाव का होगा ओरिजिनली। कई बार क्या होता है कि वो फ्राइटफुल और हॉरिफाइड अल्ट्रेशन आते हैं उसके डिस्पोजिशन में। He often witnessed the occurrence of ingratitude, cruelty, refined malice, and propensities most disgraceful and degrading to humanity, which were precisely the qualities possessed by the patient before he grew ill. ये बहुत ही अच्छा फुटनोट है, ये हमारा एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करेगा। इसमें कह रहे हैं कि फिजिशियन ही अपने आप में इस बात का एक गवाह रहता है कि किस तरह से वो पेशेंट जो पहले माइल्ड था, जिसके प्रति सहानुभूति सी थी, वो एक इनग्रेटिट्यूड में पहुंच गया, कोई एहसान नहीं मान रहा, क्रुअलिटी निकल के आ गई उसके अंदर, रिफाइंड मेलाइस निकल के आ गई, प्रोपोंसिटीज मोस्ट डिसग्रेसफुल एंड डिग्रेडिंग टू ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के लिए जो आदतें, जो कृत बहुत ही भद्दे होते हैं, वो निकल के आ गए उसमें। ठीक होने के बाद डॉक्टर श्रेय बात पे ध्यान देना, जो उस व्यक्ति में बीमार होने से पहले हुआ करते थे वो सामने आ गए निकल के। तो यहाँ हमारा ये भ्रम टूटेगा डॉक्टर श्रेय, मुझे अभी बहुत दिन बाद ये समझ में आई थी बात। हम लोग अक्सर होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि ये बंदा जेंटलमैन बन जाएगा, दीपशिखा, क्योर हो जाएगा तो ये अच्छा इंसान बन जाएगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। हमारी एक हद है, हम किसी के डिस्पोजिशन को, ओरिजिनल को नहीं बदल सकते। कैसे? जैसे अभी मैं उसका एग्जांपल ले लूं, मान लो कोई शेर है या कोई हिंसक जानवर है, जब वो बीमार हुआ तो बिल्कुल वो माइल्ड और इल्डिंग सा पड़ा है। जब वो क्योर होगा डॉक्टर श्रेय, तो उसके जो अपने अग्रेसिव वाले कैरेक्टरिस्टिक है वही तो निकल के आएंगी, वो बकरी थोड़े बना रहेगा बाद में, है भैया जी। तो ऐसे ही इंसान है, इंसान की जैसी आदत रही है पहले बीमार होने से पहले, वही डिस्पोजिशन ओरिजिनल निकल के आता है। तो हम कई बार अपने को ज्यादा उम्मीद कर बैठते हैं कि हमने जब राइट होम्योपैथिक मेडिसिन दी तो ये बंदा जो पहले क्रूअल हुआ करता था बीमार होने से पहले, अब ये क्रूअल ना हो। ये क्रूअल हो गया तो इसका मतलब हमने कहीं सप्रेस तो नहीं कर दिया, कहीं ये गलत हरकतों में चला गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमने मेडिसिन गलत दे दी हो। तो हम इस बात से दूर रहें कि हम किसी को संत नहीं बनाते, ना किसी संत को हम राक्षस बना सकते। राक्षस है, हमारे पास बीमारों का आएगा, संत है। हाँ भैया सर, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जो पेशेंट होगा वो मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। जैसे कि अगर वो बीमार है या कोई इशू है तो वो हमारे पास आ रहा है, उसको पता है कि अब डॉक्टर मुझे ठीक करेंगे या हाँ ये सब है, तो उसको वहाँ पे फायदा नजर आ रहा है। जैसे कि रूब्रिक है ना, कंटेम्पचुअस, हार्ड और सबऑर्डिनेट्स, और मतलब सॉफ्ट होता है हार्ड लिवर और हार्ड होता है सॉफ्ट लिवर। तो अगर वो उसका नेचर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमसे काम निकलवाना है? तो उसका यही तो नहीं, अभी आप कह रहे हैं ना, वो बीमार होकर के आया और वो आपके सामने मैनिपुलेशन कर रहा है, तो यही तो उसकी स्टेट ऑफ इल हेल्थ है अभी की। अभी उसने अपना डिस्पोजिशन, चाहे वो मैनिपुलेशन के तहत बदला हुआ है, चाहे वो ओरिजिनली ही माइल्ड हुआ हो, ओरिजिनली ही इल्डिंग हुआ हो,
कुछ भी हुआ हो, लेकिन जब वो बंदा, यहाँ भी आपकी बात यहीं बैठेगी आके डॉक्टर श्रे, जब वो मैनिपुलेशन वाला ठीक हो जाएगा तो वो फिर बाद में कैसा दिखेगा कि हरकत करेगा आपके साथ, पहले वाली मैनिपुलेशन हट जाएगा उसका। मैनिपुलेशन हटा के जो उसको काम निकलवाने के लिए उसने रास्ता अपनाया था, जैसा आप भाव ले रहे हो, तो जब वो क्योर हो जाएगा तो वो मैनिपुलेशन हट के फिर वो ऐसा हो जाएगा हार्ड फॉर इंफीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर, या जो विक्ड, धोखेबाज, है ना। तो ऐसा भाव यहाँ हमें ये उठाना है कि जिसका ओरिजिनल डिस्पोजिशन है वो वही निकल के आएगा, जो पहले जैसा था वो वैसा ही निकल के आएगा। हम उसमें अपनी तरफ से कुछ इनबिल्ट नहीं कर सकते। जो पहले क्रूअल, पहले इनह्यूमन, पहले इनग्रेटिट्यूड वाला, डिसग्रेस और डिसग्रेडिंग हरकत करने वाला जो इंसान बीमार जब हो जाता है, तो वो आपके पास जब आएगा तो आपके ठीक होने के बाद आप उससे संत की वो ना करें उम्मीद के संत बन जाएगा। हमारे पास डाकू भी आता है इलाज कराने, हमारे पास सेंट भी आता है इलाज कराने। बस क्योंकि दीक्षिका, हम उस हाँ बस क्योंकि हम उसको रिस्टोर कर रहे हैं ना, तो उसकी ये हैबिट भी तो रिस्टोर ही हो क्या रही है ना। बात, बिल्कुल, देखो वो कितनी अच्छी बात है। रिस्टोर का मतलब है जैसा पहले था वैसे ही करके भेजना है। तो ये बस थोड़ी सी पॉइंट एक है, हम इस गलत फहमी से बाहर आना है हमें कि होम्योपैथी सबको सेंट बनाती होगी ना, वो रिस्टोर करती है जैसा जो पहले था उसको यथास्थिति में पुनः स्थापित करती है। बहुत अच्छी बात आपने कही दीपशिका, रिस्टोर, रिस्टोरेशन में आ जाएगा इसका आंसर। और सर उसमें डिग्री तो मतलब मॉडरेट होनी चाहिए ना, अगर वो डिग्री आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया, मतलब हाँ जैसे उसका हाँ, पहले था, फिर बिल्कुल वो ये, सिफिलिस, हायर सिफिलिस पे चला जाएगा। हाँ ये आप सही कह रहे हो, डिग्री मॉडरेट होने के चांस है बिल्कुल, जो उसके लिए या दूसरों के लिए एक तरह से बहुत ही, लेकिन डिग्री डिग्री हो सकती है लेकिन उसकी क्वालिटी को हम नहीं हटा सकते। हालांकि डिग्री पे भी अभी देखा जाए कि डिग्री हम कहाँ जोड़ेंगे, अदरवाइज शेर की क्या डिग्री शिकार करने के उसमें, भूखा होगा, हाँ ये डिग्री ठीक हो जाएगी कि वो करता तो शिकार है, लेकिन कई बार देखा होगा आपने जब शेर का पेट भर जाता है तो बराबर में हिरन खेलता रहता है, उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन यदि ठीक होने के बाद भी वो, उसे भूख भी नहीं लग रही है तब भी हिरन को मार दिया उसने, तो ये डिग्री उसकी हिंसक गलत चली गई। हिंसक तो रहेगा, हिरन को मारेगा तो, लेकिन जब मारेगा प्रोपोर्शनेटली जब उसे भूख लग रही होगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि डिग्री कम हो जाएगी, तो यहाँ डिग्री कुछ ऐसे मानेंगे कि अगर भूखा नहीं है शेर और उसने फिर भी हिरन को मार दिया, तो ये वाला गुण उसका करेक्ट होकर के उस पर आ जाएगा कि जब उसे भूख लगेगी तभी मारेगा, है ना। कई बार बोलते हैं ना आदमखोर हो गया शेर, आदमखोर हो गया, तो इस तरह की डिग्री। हाँ बेटा, बस तो देखिए इस तरीके से भी समझ सकते हैं ना कि जो ऐसे लोग होते हैं जो इनग्रेटिट्यूड, क्रुएलिटी या रिफाइंड मैलिस या इस तरह के जो लोग होते हैं, यही शायद अपना अपने आप को ठीक कराने के लिए उस स्टेट में वन साइडेड डिजीज या मेंटल डिजीज के स्टेट में इस तरह से जाएंगे, क्योंकि जो मान लीजिए समझदार होगा या बहुत थोड़ा सा हम्बल होगा, वो शायद जो बोलते हैं ना, जैसे हम लोग गाइडिंग थॉट्स होते हैं, कहीं ना कहीं समझ के चीजों को बैलेंस कर लेता हो या ठीक हो जाता हो, मतलब हमें ऐसा महसूस हो रहा है हाँ वन लेकिन साइड। लेकिन हम अच्छी अच्छी बातें दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। बात हमारे पास सिर्फ इतनी समझने की है छोटी सी, कि हमारे पास जैसा जो भी पेशेंट आता है उसका जो पहला ओरिजिनल डिस्पोजिशन होता है, ठीक होने के वो बाद वापस आ जाए। वो वापस ऐसे में आता है। अगले वाले पैराग्राफ में आ जाएगा ये, इसी अगले वाले पैराग्राफ में है कि जो कई बार आप देखो ना, बीमारी के दौरान इंटेलिजेंट हो जाता है इंसान, हाँ बीमारी के दौरान और ज्यादा कई बार होगा कि साहब वैसे पढ़ती नहीं, जब इसे बुखार आ जा तो ये पढ़ने बैठ जा, बड़ी मददगार हो जाती है जी बीमार होती है। तो ऐसा ये दोनों भाव अब इसमें आ जाएंगे पैराग्राफ में कि कैसे कैसे पलटी मारता बीमार होने के बाद डिस्पोजिशन। कह रहे हैं दोज हु वर पेशेंट व्हेन वेल, पेशेंट का मतलब पेशेंस, पेशेंस होता है जिनमें, दोज हु वर पेशेंट व्हेन well become obstinate, violent, hasty or even intolerant and capricious। जो लोग जब स्वस्थ थे और वो बड़े पेशेंसफुल माने जाते थे डॉक्टर से, बीमार होने के बाद वो ऑब्स्टिनेट हो गए, वायलेंट हो गए, हैस्टी हो गए,
इंटॉलरेंट एंड कैप्रिशियसनेस में चले गए, और या इम्पेशेंट और डेस्पॉन्डिंग व्हेन इल, या फिर वो इम्पेशेंट या डेस्पॉन्डिंग हो गए जब वो बीमार हो गए। तो कह रहे हैं कि दोज फॉर्मरली चेस्टे एंड मॉडेस्ट ऑफन बिकम लेसिवियस एंड शेमलेस। दूसरा एग्जांपल ये दे रहे हैं कि लोग जो पहले ठीक ठाक थे, बड़े वो विनम्र और बड़े विनम्र और प्योर बंदे थे, जब बीमार हुए तो उनके अंदर लेसिवियसनेस आ गई और सेमलेसनेस आ गई। तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं, ए क्लियर हेडेड पर्सन नॉट इनफ्रिक्वेंटली बिकम ऑब्ट्यूज ऑफ इंटेलेक्ट। जो बहुत ही एकदम क्लियर हेडेड पर्सन था, कुशाग्र बुद्धि वाला था व्यक्ति, जब वो बीमार पड़ता है तो उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है, ऑब्ट्यूज हो जाती है, उसकी इंटेलेक्ट है, मेरा दिमाग काम नहीं कर पा रहा, सोच नहीं पा रहा, या तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। अब कह रहे हैं वाइल वन ऑर्डिनरीली वीक माइंडेड बिकम्स मोर प्रूडेंट एंड थॉटफुल, जबकि दूसरी तरफ एक वीक माइंडेड पर्सन आमतौर पर बहुत ही ज्यादा विवेकशील और बहुत ही ज्यादा विचारशील बन जाता है। प्रूडेंट का मतलब विवेकशील, सेंसिबल, केयरफुल ऐसा होता है बीमारी के दौरान बदलाव। एंड ए मैन स्लो टू मेक अप हिज माइंड समटाइम्स एक्वायर ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्विकनेस ऑफ रिजोल्व एक्सेट्रा। और कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है डॉक्टर दीपशिखा कि जो व्यक्ति स्लो था, जिसका माइंड क्या है, ये तो ट्यूबलाइट है, धीरे धीरे इसकी बाद में बत्ती जलती है, हम बोलते हैं मजाक में भी, वो कभी कभी बीमार होने के बाद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड में आ जाता है, क्विकनेस ऑफ रिजोल्यूशन में आ जाता है, बहुत तेजी से समझने लगता है। तो इस तरह से डॉक्टर से डिस्पोजिशन चेंज होते हैं जब बीमार होता। अब जब इनका रिस्टोरेशन होगा तो जो अभी पहले वीक मेकअप वाला था माइंड का, वो वीक की तरफ ही जाएगा। आप ये ना कहें कि यार ये तो ठीक करके हमने गड़बड़ कर दी, तो अच्छा खासा इंटेलिजेंट हो गया था, अभी हमारी दवाई से तो इंटेलिजेंट ही बना रहना चाहिए था। तो इसमें 3-4 एग्जाम्पल से क्लियर कट वो दिखा दिया कि किस तरह से इंसान जैसे ओरिजिनल डिस्पोजिशन में था, उसका ओरिजिनल डिस्पोजिशन था उसी में वापस लौटता है। कोई बदलाव डिस्पोजिशन और माइंड में भी नहीं होना चाहिए ओरिजिनल में। सर इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, शायद इसमें ये होगा कि अगर चेंज इस पोजीशन में अगर वो ऐसी हरकतें करता है जो पॉजिटिव लगती भी हैं, हाँ तो वो जो पॉजिटिव हरकतें शायद ऐसा भी होगा कि देखने वाले को ऐसे है तो पॉजिटिव, पर वो कहीं ना कहीं सोरिक नहीं लग रही, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अटपटी चीज लग रही है। हालांकि वो हाँ अच्छा कर रहा है, फिर अटपटापन उसमें रहेगा, या फिर वो आंखों में चुभेगी वो चीज। तो हो हाँ सकता है कि वो चीज चेंज इस पोजीशन में है तो सही अच्छी चीज, लेकिन वो प्लीजिंग नहीं लग रही। हाँ, प्लीजिंग में नहीं कर रही। और मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार पहले भी यहाँ क्लास में बताया था कि किस तरह से चेंज डिस्पोजिशन हुआ था दीपशिखा। जी आप जी लोग जी। थे शायद, हमारे मौसा जी थे, दीदी के ससुर, उनको वो उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, और वो उस पे भी चले गए थे, वेंटिलेटर पे भी। तो वेंटिलेटर से वो वापस आए एकदम मतलब बच गए जीवित, जबकि 79 की एज रही होगी जब वो एडमिट हुए थे। तो वो ठीक तो हो गए सरे, लेकिन जब वो आए तो 1-2-3 दिन बाद अब जीजा जी ने एक स्वभाव बताया उनका मुझे, कह रहे यार ये ना सबको आप कह के बात कर रहे हैं, जबकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ही ज्यादा हार्ड पेरेंट थे, फादर थे उनके, उनसे मतलब बहुत ज्यादा डरते थे वो। बच्चे भी संभल के रहते थे उनके सामने, लेकिन बच्चों को भी, बड़ों को भी, जीजा जी को, हमारे सबको आपने खाना खा लिया, आप कहने लगे डॉक्टर दीपशिखा, जैसे आप लोगों के इधर कहते हैं पूर्वांचल में। तो हम तो भाई पता चला कि वो 4-5 दिन बाद अचानक जो है सुबह को उठे ही नहीं। तो वो स्वस्थ नहीं हुए थे, उनका वो डिस्पोजिशन जो चेंज हो रहा था वो इस बात का भी इशारा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। हम इस भ्रम में ना रहे कि ये तो बहुत बढ़िया इंसान बन गया, भाई ये तो बहुत ही डीप साइडेड चला जा रहा है इसकी बीमारी। तो हमें ये कई तरह से मदद करेगी कि कोई इंसान अपनी पहले जैसी प्रवृत्ति का नहीं हमें दिख रहा, पहले जैसे स्वभाव का नहीं दिख रहा, भले से वो माइल्ड हो गया हो,
तो समझ लो कि वो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, कुछ ना कुछ उसकी बॉडी सैक्रिफाइस कर रही है। तो बाकी बॉस देखिए, नेचर में हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है ना। जैसे सब्जियों में करेला भी है, भिंडी भी है, टमाटर भी है। तो हाँ हम ये नहीं कह सकते कि करेला गलत है क्योंकि वो कड़वा है, उसकी हाँ अपनी इम्पोर्टेंस है ना। हाँ तो हाँ, ये बात भी चेंज हो रहा है तो वो गलत हो जाएगा कि एज करेला ए मीठा हो। फिजिशियन, एज ए फिजिशियन करेला मीठा हो रहा है, हमें वो डील करना है। करेला हाँ कड़वा जी, क्यों है, उसे मीठा नहीं बनाना। हाँ एज ए जी, बिल्कुल। पेशेंट, एज ए फिजिशियन, हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो जैसा है वो वैसा ही होना चाहिए। हम्म। हाँ, ये बहुत अच्छा फुटनोट है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हम उम्मीद कर जाते हैं, जो बहुत गहराई से पढ़ते हैं ना होम्योपैथी को, डिवाइन साइंस, होम्योपैथी लाइफ गिविंग साइंस, ऐसे करते करते हम हद पार कर जाते हैं। हम करेले को वो बनाने लगते हैं, एप्पल मीठा, हाँ जी, ऐसी सोच हो जाती है। तो हमें सावधान रहना, बस इतना पॉइंट है यहाँ। आगे मैं पढ़ कर देता हूँ इसको। कह रहे हैं they do not, however, constitute a class of disease sharply separated from all others, since in all other so-called corporeal diseases, the condition of the disposition and mind is always altered, and in all cases of disease, we are called on to cure the state of the patient's disposition is to be particularly noted along with the totality of symptoms. If we would trace an accurate picture of the disease in order to be able therefrom to treat it homeopathically with success. कह रहे हैं, in all cases of disease we are called on to cure. The state of the patient's disposition is to be particularly noted. वो सभी केसेस जिनको हम क्योर करना के लिए चाहते हैं या कहते हैं, क्योर स्टेट में क्योर करना चाहते हैं, उन सभी केसेस में हमें पेशेंट की डिस्पोजिशन को जो है पर्टिकुलरली नोट करना होगा, साथ के साथ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के साथ साथ हमें उसका, पेशेंट का डिस्पोजिशन को भी पर्टिकुलरली नोट करना होगा, उन सभी केसेस को लेकर के जिन्हें हम क्योर करना चाह रहे हैं। इफ वी डू ट्रेस एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द डिजीज इन, और फिर यदि हम एक एक्यूरेट पिक्चर इस तरह से डिजीज की हम ट्रेस कर लेते हैं और या करनी है, इन ऑर्डर टू बी एबल देयर फ्रॉम टू ट्रीट इट होम्योपैथिकली विद सक्सेस, ताकि हम होम्योपैथिकली इसको सक्सेस रूप में इसको ट्रीट कर पाए। और वो तभी कर पाएंगे जब हम टोटलिटी ऑफ डिजीज सिम्टम के साथ साथ पेशेंट का चेंज डिस्पोजिशन भी हम यहाँ नोट करें। तो यहाँ फिर वो भाव आता है, हनीमैन साहब ने इन्हीं में कहा है, आगे आएगा कहीं, कि यदि आपकी मेडिसिन बहुत ही सही तरीके से रिपोर्टराइज होकर के आ गई है सबसे नंबर 1 पे, और उसका डिस्पोजिशन मैच नहीं कर रहा उस मेडिसिन का, तो वो आपकी अधूरी है, वो पार्शियल सिलेक्शन है, वो उस पेशेंट को क्योर नहीं करेगी। आगे कहीं आएगा, इसमें अगले वाले 122 फुटनोट में ही है कि एकोनाइट, नक्सोमिका, पल्सेटिला के इसको करके बताएंगे, वो जब वो आएगा तभी करेंगे। तो ये था 210, ठीक है जी। तो अब कहो तो यही रुके, 40 हो गए। कोई पॉइंट है, कोई क्वेरी है तो और बात कर सकते हैं दोस्त। कोई पॉइंट और तो नहीं है डॉक्टर सरे? बहुत अच्छे, आपने आज कई बातें क्लियर करी है। चलो मैं इसको एक मिनट लगेगा, ये मेरे अटका ही रहेगा। बेसिकली डिस्पोजिशन को क्यों कंसिडर करना होता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम के साथ, वो 122 को यहाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर दोबारा पढ़ लेंगे। कह रहे हैं, एकोनाइट विल सेल्डम और नेवर अफेक्ट आइदर ए रैपिड और परमानेंट क्योर इन पेशेंट ऑफ ए क्वाइट काम इक्वेबल डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन ऐसे मैच करता है कि यदि एकोनाइट मेडिसिन आ रही है और वो सामने पेशेंट आपका क्वाइट काम एंड इक्वेबल है डॉक्टर श्रे, तो कह रहे हैं कि वो नहीं कर सकती, क्योंकि एकोनाइट का स्वभाव ही नहीं है क्वाइट काम एंड इक्वेबल डिस्पोजिशन वाला, तो वहां वो अफेक्ट नहीं करेगी। एंड जस्ट एज लिटिल विल नक्स वोमिका बी सर्विसेबल वेयर द डिस्पोजिशन इज माइल्ड एंड फ्लेगमेटिक, और यदि बंदा माइल्ड है, फ्लेगमेटिक है, तो वहां नक्सवोमिका को सोचना कि नक्सवोमिका
यहाँ पे सर्विसेबल नहीं होगी। पल्सेटिला के बारे में कह रहे हैं वेयर इट इज हैप्पी, गे एंड ऑब्स्टिनेट। यदि बंदा सामने वाला हैप्पी है, गे है, ऑब्स्टिनेट है, तो वहां पल्सेटिला के बारे में सोचो कि ये शायद ना हो, क्योंकि पल्सेटिला का स्वभाव ही नहीं है ऐसा। और इग्निशिया वेयर इट इज इन इम्परटर्बेबल एंड डिस्पोज नाइदर टू बी फ्राइटेंड नॉर वैक्स। और यदि पेशेंट ऐसा है कि वो एक्साइटेड ही नहीं होता, उसमें उत्तेजना ही नहीं है, इम्परटर्बेबल है, और वो ना तो फ्राइटनेस मिल रही है, ना वैक्स होता, वैक्सेशन में भी नहीं जाता, क्योंकि इग्निशिया बहुत जल्दी वैक्सेशन में जाती है, बहुत जल्दी फ्राइटनिंग में जाती है, बहुत ही जल्दी परटर्ब हो जाती है, एकदम विचलित हो जाती है। तभी इग्निशिया आएगी। अगर सामने वाला विचलित नहीं हो रहा है, उसका ऐसा डिस्पोजिशन है कि वो ना उसमें फ्राइटनिंग है, ना ही वो वैक्स है, तो वहां इग्निशिया को सोचो कि हो सकता है ये इग्निशिया नहीं है, क्योंकि इसका डिस्पोजिशन इग्निशिया जैसा नहीं। क्योर की बात कर रहे हैं, क्योर, चेंज डिस्पोजिशन नहीं है। कई बार क्या है कि वही बात आएगी कि माइल्ड क्वाइट डिस्पोजिशन में भी नक्सोमी का पड़ा है दीपशिखा। बात क्योर की आ रही है, एक्यूट डिजीज की नहीं आ रही है। एक्यूट डिस्पोजिशन में बच जा सकता है, एक्यूट डिस्पोजिशन में बाद में जाकर के फास्फोरस जो लविंग मैग्नेटाइड डिजायर फॉर वाला, वो बिजेंथ्रोपी में जा सकता है सिफिलिस में। तो यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है, क्योर की बात कर रहे हैं क्रॉनिक केस को लेकर के, ठीक है। अगर वो एक्यूटली चेंज हो रहा है तो वो कुछ देर के लिए जा सकता है उधर। तो वहां अगर वो चला गया, लेकिन वहां जब चला गया तो वहां फिर भी नहीं देनी, वहां उस समय पे होनी ही चाहिए उस मेडिसिन की पिक्चर, वहां उस मेडिसिन की पिक्चर डिस्पोजिशन के रूप में भी मिलनी जरूरी है, तभी वो प्रेस्क्रिप्शन पूरा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है ना? हेलो, चलो ठीक है, और क्लियर हो जाएगा जब दोबारा पढ़ेंगे। तो यहीं रुकें फिर? जी बॉस। चलो ठीक है, सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। राम राम और बॉस। राम राम, बहुत राम राम सर। राम राम, राम राम। राम राम जी, राम राम भाई, राम राम।